हेलो। देखो आज हम सेट 2 शुरू करने वाले हैं। इसके सवाल आपको क्लियर दिख रहे होंगे। पहला सवाल है, एक आयताकार बक्से के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले 3 सन्निकट पृष्ठों के क्षेत्रफलों का गुणनफल। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे एक बक्सा ले रहा हूँ। इस टाइप में एक बॉक्स लिया है मैंने। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके हम बॉक्स होगा तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यदि ये वाली भुजा मैंने लंबाई होगी तो ये वाली भुजा क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी। और उसकी ऊंचाई क्या होगी, आप देख सकते हैं आप, ये वाली भुजा क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब इसने बोला है कैसा है, आयताकार बक्सा है। इसका मतलब अगर ये एच है तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये एच है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, एच होगी। अगर ये वाली भुजा एल है तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, एल मतलब लंबाई, एच मतलब ऊंचाई और बी मतलब चौड़ाई। ठीक है। तो इसने बोला है कि एक ऐसा बिंदु, मान लो मैं इस बिंदु की बात करूँ तो इस पे कौन कौन से 3 पृष्ठ मिलेंगे। एक ये पूरा वाला, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ की ये वाली भुजा क्या है, एल है। ये वाली भुजा क्या है, बी है। तो ये बोल रहा है एक आयताकार बक्से के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले 3 सन्निकट पृष्ठों के क्षेत्रफलों का गुणनफल। तो देखो भाई, अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो इसकी ये है लंबाई और ये क्या है, इसकी चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये आ गया तुम्हारे पहले पृष्ठ का। ठीक है। फिर अब इस बिंदु पे और कौन सा पृष्ठ मिल रहा है, इस बिंदु पे देखो एक ये वाला पृष्ठ भी मिलेगा। इसकी अगर ये वाली भुजा ऊंचाई है और ये वाली भुजा लंबाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा ऊंचाई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। अब इस बिंदु पे एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये वाला पृष्ठ हो गया, एक कौन सा पृष्ठ मिल रहा है, ये वाला पृष्ठ मिल रहा है। अगर इसकी ये वाली भुजा क्या है, ऊंचाई h है, तो ये वाली भुजा हमने क्या मानी है, चौड़ाई b मानी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई या b गुणा में h। क्या हो जाएगा, b गुणा में h। अब इसने बोला है एक आयताकार बक्से के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले 3 सन्निकट पृष्ठों के क्षेत्रफलों का गुणनफल। इन सब का हमें गुणनफल करना है तो गुणा में कर देंगे सभी को। तो देखो l इंटू एल, एल स्क्वायर, b इंटू बी, बी स्क्वायर, h इंटू एच, एच स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, l इंटू बी इंटू एच पूरे का होल स्क्वायर। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई का होल स्क्वायर। कौन सा आंसर आएगा इसका, आंसर नंबर डी, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। एक बार फिर देख लो, इस बिंदु पर एक पृष्ठ ये वाला मिल रहा था, एक पृष्ठ ये वाला मिल रहा था, एक पृष्ठ ये वाला मिल रहा था। चाहे हम किसी बिंदु को ले सकते हैं, इस बिंदु को भी ले सकते थे। तो एक पृष्ठ ये हो जाता है, एक ये वाला हो जाता है और एक ये वाला हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। आगे देखो, इसी तरह का एक सेम सवाल है। एक आयताकार चादर को 2 बराबर भागों में मोड़ने पर इसकी भुजाओं के एक समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग के लिए इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर होता है। तो हमें पता होना चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो यहाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये मानो भाई मैंने एक आयत लिया, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो ये बोल रहा है कि 2 बराबर भागों में मोड़ने पर, अगर मैं इसको 2 बराबर भागों में मोड़ूँ, मैंने मान लो इसको ऐसे मोड़ा, तो जब मैं इसे बोल रहा है एक समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग, मतलब पहले मैं इसे किसके सहारे मोड़ रहा हूँ, लंबाई के सहारे मोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं इसे लंबाई के सहारे मोड़ूंगा तो मेरी लंबाई क्या होगी, पूरा मतलब इसे आधा कर रहा हूँ तो पहले जो लंबाई थी उसकी आधी लंबाई हो जाएगी। ठीक है। और चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो लंबाई तो आधी हो गई, चौड़ाई की चौड़ाई ही रहेगी। अगर मैं इसका निकालूं परिमाप, तो क्या होता है, परिमाप 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई हमने 20 ली है। ठीक है। और ये उसने कितने दे रखा है, प्रत्येक गुणे गए भाग के लिए परिमाप कितना होता है, 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 से
2 से क्या होगा, ये कट जाएगा 18 बार। यहाँ अगर हम 2 लेंगे लघुत्तम तो L प्लस 2B बराबर कितना आ गया 18। यहाँ 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो L प्लस 2B, 18 दूनी कितना हो जाएगा ये 36। अब दूसरे केस में बोल रहा है और जब इसे इसकी भुजा के दूसरे समूह पर मोड़ा जाता है, क्या बोल रहा है, दूसरे समूह पर मोड़ा जाता है। देखो अभी हमें किसके सहारे मोड़ा था, इसे लंबाई के सहारे मोड़ा था, ये दिख रहा है आपको, अभी लंबाई के सहारे मोड़ा था। हम इसे किसके सहारे मोड़ेंगे, चौड़ाई के सहारे मोड़ेंगे। अगर अब मैं इसे चौड़ाई के सहारे मोड़ूंगा तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चौड़ाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरे आधे भाग में मोड़ना है। तो अब की बार मेरी लंबाई L ही रहेगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी, आधी, मतलब B/2। और क्या होगा, गुणा में 2, क्योंकि 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया इसका परिमाप, और ये कितना दिया हुआ है इसमें 45। ठीक है, यहाँ 2 गुणा में लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुणा में L कितना हो जाएगा, 2L प्लस B बराबर कितना 45। 2 से कट गया 2 तो कितना आ गया यहाँ पे 2L प्लस B बराबर 45। अब ये बोल रहा है उस चादर का क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब भाई देखो ये समीकरण बन रहे हैं, यहाँ पे L है, यहाँ पे क्या है 2L, तो हम इस वाले में 2 का गुणा कर देंगे इस पूरे में, तो L में करेंगे 2 का गुणा तो L आएगा 2L हो जाएगा। 2B में करेंगे कितना हो जाएगा 4B, और 36 में करेंगे 2 गुणा कितना हो जाएगा 72। ये इन समीकरणों को हल करने के तरीके हैं। ठीक है, अब देखो दोनों प्लस के क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 2L से 2L कट जाएगा। अब B माइनस 4B कितना आएगा, माइनस के 3B बराबर, इसमें से घटाएंगे इसे, तो बड़े में से छोटा घटाओ, 12 में से 5 गए तो 7, ये हो जाएंगे 5, कितना 2, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, माइनस से कट गया माइनस। B बराबर क्या आएगा 27/3, कितना आएगा 9, इसे रख दो ऊपर वाले में, रख दो इसमें L प्लस 2B, B का मान कितना आया 9 आया है, 2B है तो 9 दूनी 18 बराबर कितना है 36। तो L का मान कितना आ जाएगा 36 माइनस 18 कितना आएगा 18। हमें क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब 18 गुणा में 9, 18 9 कितने होते हैं 162। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है यूनिट की, क्योंकि इसने दिया हुआ है परिमाप 36 सेंटीमीटर, या कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, तो इस सभी माप किस में निकलेंगे, सेंटीमीटर में निकलेंगे, B और L। कितना आंसर हो जाएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सवाल है थोड़ा, क्योंकि इसका कोई सॉल्व बनता नहीं है, इसलिए इसे आसानी से और धीरे धीरे करेंगे। देखो ये बोल रहा है एक कार चालक ने निश्चित दूरी को किसी चाल से तय किया। मान लो भाई कोई निश्चित दूरी कितनी है, दूरी को मैं D लिख सकता हूँ डिस्टेंस, और कोई निश्चित चाल मान लो S क्या है स्पीड, और उसमें कुल समय कितना लग रहा है T लग रहा है। आगे बोल रहा है यदि वह सामान्य चाल से 10 किलोमीटर की तेज चाल से चलता, मतलब पहले चाल कितनी थी S थी, इसमें वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा देता, तो देखो यूनिट क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो S प्लस 10 हो जाती, तो उसे दूरी तय करने में 55 मिनट कम समय लगता। पहले समय कितना लग रहा था T लग रहा था, अब T में से उसे 55 मिनट कम लगता। यहाँ देखो ये S प्लस 10, ये 10 क्या था किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम यहाँ 55 मिनट को अगर घंटा बनाएंगे तो 55/60। ठीक है, और अभी भी दूरी कितनी है D है। दूसरे केस में बोल रहा है यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी चाल से चलता, मतलब उसकी चाल कितनी थी S थी, अगर वो चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो क्या होता, तो उसे 55 मिनट अधिक समय लगता, मतलब पहले लग रहा था T, अब उसे 55 मिनट अधिक लगेगा, मतलब T प्लस 55, लेकिन बटे में 60 में करेंगे अभी घंटे में हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये किस में किलोमीटर प्रति घंटे में थी, हमने किस में लिया है वो घंटे में, समय भी घंटे में लिया है,
दूरी अभी भी कितनी है, d। मतलब यहाँ पे 3 केस हैं। जब पहली बार दूरी d है तो चाल कितनी है, s, और समय है t। फिर दूसरे केस में ये वाली है, तीसरे केस में ये वाली है। मतलब कि जो पहली जो दूरी d है वो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो मैं पहले केस में देखूं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा में समय, मतलब s गुणा में t। कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब भाई ये जो केस है ये इसके बराबर है क्योंकि कुल दूरी तो यही है, और ये दूरी इसके भी बराबर है, और ये ही दूरी इस वाले केस के बराबर है। या मैं बोल सकता हूँ इसे अगर मैं 1 मानूँ, इसे मैं मानूँ 2, इसे मैं मानूँ 3, तो जो केस 1 है वो 2 के बराबर है, और केस 1 जो है वो 3 के बराबर है। मतलब अगर उसने शुरू में 100 किलोमीटर दूरी चली तो दूसरे केस में उसने दूरी 100 किलोमीटर ही चली है, सिर्फ समय और चाल में फ़र्क आया है। ऐसे ही तीसरे केस में भी उसने पहले केस के बराबर ही दूरी चली है। ठीक है, अब अगर हम पहले और दूसरे केस को इक्वल कर दें, मतलब दूरी बराबर चाल गुणा में समय, तो यहाँ भी क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे हम, s + 10 और इनटू में क्या हो जाएगा, t माइनस, देखो 5 से काट लो, 5 से 11 बार और बटे में 12। अब यहाँ से एस टी गुणा करना है, s गुणा में t करेंगे कितना आएगा, एस टी आएगा माइनस के 11 s का s बटे में 12 प्लस के 10 गुणा में t करेंगे 10t, इसके करेंगे तो माइनस के 10 गुणा 11 करेंगे तो 110 बटे में 12। यहाँ देखो दोनों तरफ एस टी है, इससे कट गया ये 11s बटे में 12, इसको इधर ले आओ, माइनस के 10t बराबर माइनस के 110 बटे में 12। अगर यहाँ पे मैं लघुत्तम लूँ, लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा, 11s माइनस भाई बटे में 1 है तो 12 गुणा में 10 करें कितना हो जाएगा, 120t बराबर माइनस के 110 बटे में 12। बटे वाले 12 दोनों तरफ से कट गए तो यहाँ कितना आ गया, 11s माइनस के 120t बराबर माइनस के 110। समीकरण 1। ठीक है, ये तो मैंने केस बनाए थे, केस 1 2 3, ये बन गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। कैसे निकला, जो केस 1 था उसे मैंने 2 के बराबर किया। अब ऐसे ही मैं केस 1 को 3 के बराबर करूँगा, तो केस 1 में दूरी d है, d बराबर क्या होगा, चाल गुणा में समय, मतलब s गुणा में t। ठीक है, पहले समीकरण से। दूसरे में चाल गुणा में समय, इन दोनों को गुणा करेंगे, s - 8 इंटू में t। अब देखो 55 बटे 60, 5 से काटेंगे 11 और बटे में 12। फिर से वही गुणा करेंगे इनका आपस में, s गुणा में t करेंगे, एस टी प्लस 11s बटे में 12 माइनस 8 गुणा में t करेंगे कितना आएगा, 8t, फिर माइनस प्लस माइनस ही आएगा, और 11 8 88 बटे में 12। ठीक है, यहाँ देखो एस टी से कट गया एस टी। अब इसको इधर चेंज मत करो, माइनस क्या है ये, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 88 बटे में 12 बराबर, इधर क्या बचा, 11s बटे में 12 माइनस के 8t। पहले मैं इस वाले को लिख सकता हूँ, देखो इस वाले में लघुत्तम ले रहा हूँ, कितना आएगा, 12, 11s का क्या है, 11s माइनस बटे में 1 है तो 12t कितना हो जाएगा, 96t बराबर में कितना है, 88 बटे में 12। तो देखो भाई 12 से कट गया 12, कितना आ गया तुम्हारा अगला समीकरण, 11s माइनस 96t बराबर 88। फिर से वही समीकरण हल करने, ये मान लो तुम समीकरण नंबर 2, इसके नीचे इसको लिख दो, पहले को 11s माइनस 120t बराबर माइनस के 110। ये क्या है तुम्हारा समीकरण नंबर 1। कैसे हल करेंगे, दोनों प्लस में तो इसको माइनस का कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 11s से कट के 11s माइनस के 96t और प्लस के 120, तो 120 में से छिन के कितने बचेंगे, 24t प्लस का ही आएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, 198, 8 11 और 8 19, तो t का मान कितना आ जाएगा, 198 बटे में 24। ठीक है, 2 से कट रहा है ये, 2 नाम 18, कितने बचे 18, 2 नाम 18 और
से ये कितनी बार कट गया, 12। अभी भी 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9 और बटे में 3 4 12, कितना आ गया टी का मान 33 बटे में 4। अब इसे समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रख दो, मान लो मैं 2 में रखूँ तो 11s, क्योंकि हमें s का मान भी चाहिए, माइनस के चिन्ह में गुणा में टी का मान कितना है भाई 33 बटे में 4 और बराबर कितना है 88। तो यहाँ से 11s माइनस 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, चिन्ह में 24 बार कट गया, माइनस 24 गुणा में 33 करेंगे तो 24 थी 72, हासिल 7, 24 थी 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 72 और 7 जाए तुम्हारा 79 79 बराबर 88। तो 11s बराबर 88 प्लस हो जाएगा भाई इधर 792। तो s का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, 8 और 2 10, 9 8 17 और 1 18 और 8 बटे में 11, 11 से काटेंगे 11 8 88 और 0 का 0। s का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब इसमें सवाल में पूछा क्या है, इसमें पूछा है उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ हम दूरी तीनों केस में से किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे नहीं, क्योंकि हमें s और t दोनों के मान पता है। तो हम किससे ज़्यादा आसान रहेगा इस वाले केस से, तो दूरी d बराबर क्या होगी, दूरी d बराबर चाल गुणा में समय। चाल कितनी है ये भाई 80 गुणा में समय कितना आया है 33 बटे में 4। तो यहाँ 4 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, तो d का मान 33 गुणा 2 करेंगे 0 2 3 6 2 3 6, दूरी किसमें किलोमीटर 660 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे देखो जब हमारा टी का मान कितना आया था 33 बटे में 4 आया था, तो 33 क्या है 11 का गुणांक आया है। ठीक है, तो आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा 11 छिंगी 66, हाँ चौथा हो सकता है और तीसरा हो सकता है, ऑप्शन सी और डी। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें आगे एस का मान भी निकाल लेंगे। अगला सवाल देखो, ए बी सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सॉरी 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। तो 10 12 और 15 का एलसीएम, 10 12 और 15 का लघुत्तम तुम चाहे जैसे ले सकते हो, चाहे तो अपन ने जो बचपन में सीखे हैं ऐसे करके ले लो, 10 12 15 क्या होगा भाई, पहले 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 15 के 15। अब कितने का जा रहा है, चाहे 3 का दे लो 5, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कितने का जाएगा 5 का जाएगा, 1 2 1, फिर कितने का जाएगा 2 का, 1 1 1, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, कितना आएगा इसका एलसीएम 60 आएगा। 10 का भाग देंगे 60 में कितनी बार 6 यूनिट, 12 का भाग देंगे 60 में क्या बार 5 यूनिट, 15 का भाग देंगे 60 में कितनी बार 4 यूनिट। अब ये बोल रहा है बी एकांतर दिनों में ए और सी की सहायता लेता है। मतलब कि मान लो कि पहला दिन और फिर मैं लिख रहा हूँ दूसरा दिन। ठीक है, अगर पहले दिन बी काम कर रहा है तो दूसरे दिन क्या होगा कि बी जो होगा वो ए और सी की मदद लेगा, तो दूसरे दिन में बी प्लस ए प्लस सी। ऐसे ही अगर मैं तीसरे दिन की बात करूँगा तो सिर्फ बी काम करेगा, और चौथे दिन का होगा वो क्या होगा, फिर से तीनों आ जाएंगे बी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं इन 2 दिन की बात करूँ, इन 2 दिन में बी कितनी यूनिट काम करेगा 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और b प्लस ए प्लस सी ये तीनों मिलके 6 और 5 11, 11 और 4 15 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 15 और 5 कितना यूनिट काम हो गया 20 यूनिट काम, कितने दिन में हुआ है 2 दिन में। समझ रहे हैं भाई,
पहले दिन और दूसरे दिन ये, क्योंकि बोल रहा है एक अंतर दिन में, मतलब अगर शुरू में सिर्फ बी काम करेगा तो अगले दिन तीनों मिलके काम करेंगे, फिर उससे अगले दिन बी काम करेगा, क्योंकि उसने एकांतर दिनों में बोला है। देखो सवाल में, यदि बी एकांतर दिनों में ए और सी की मदद लेता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 20 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। तो ये पूछ रहा है बी एकांतर दिनों में ए और सी की सहायता, तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई 20 यूनिट जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है, 2 दिन में पूरा हो रहा है, और हमें करना कितना यूनिट है, 60 यूनिट कार्य करना है। तो अगर 20 यूनिट कार्य 2 दिन में, तो 1 यूनिट कार्य 2/20 में, और 60 यूनिट करना है तो 60, 20 दिया 60, कितना आंसर आ जाएगा, 6 दिन। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखो, ये बोल रहा है एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। सबसे पहले 20% का बनाओ भिन्न, कितना बनेगा, 20/100 मतलब 1/5। मतलब अगर पंखे का क्रय मूल्य CPC मतलब क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ लगेगा, कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। ठीक है, फिर ये बोल रहा है यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपये की कमी हो जाए तो लाभ में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे लाभ कितना था, 20%, अगर इसमें 5% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 25%। तो 25/100 करेंगे, कितना भिन्न बनेगा, 1/4। मतलब अगर क्रय मूल्य मेरा 4 होगा तो उसमें 1 का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। अब ये बोल रहा है कि यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 50 की कमी हो जाए। भाई ये बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य था उसमें भी 50 की कमी हो जाए और विक्रय मूल्य 50 की कमी हो जाए। तो यहाँ अगर हम कमी देखें तो क्रय मूल्य पहले कितना था, 5 यूनिट, अब कितना है, 4 यूनिट। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। ऐसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ पहले कितना था, 6, अब कितना है, 5, तो यहाँ भी 1 यूनिट कमी हो रही है। तो दोनों जगह कमी बराबर है, मतलब यही कमी उसने कितने के बराबर दी है, 50 रुपये के बराबर। देख लो उसने खुद ही बोला है 50 रुपये की कमी हो जाए। तो बोल रहा है पंखे का मूल क्रय मूल्य, जो पंखे का शुरुआत वाला क्रय मूल्य था वो कितना था, 5 यूनिट था हमारा। तो हमें 1 के बराबर 50, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 50 मतलब 250 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ये बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 397, यहाँ मैं लिख रहा हूँ संख्याओं को, 397, 435 और 5420। इसमें बोल रहा है 397, 435 और 5420 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 6, 10 और 14 है। यहाँ शेषफल बचेगा 6, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा कितना, 14। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसे हमें कोई तरीका नहीं अपनाना, सीधा ऑप्शन पे जाना है। जब वो बोले छोटी से छोटी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, सीधा ऑप्शन पे जाओ। यहाँ कितना है, पहला ऑप्शन 17 है, 21, 15 और 19। इनमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 21, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, 21। तो पहले 21 का भाग देखो, 21 का भाग दूंगा मैं इसमें, 21 एकम 21, कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, कितने, 87। 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, सही है। और 21 नम्मा 189, मतलब 168 और 187, कितने बचेंगे, 19 बचेंगे, 6 नहीं बच रहे। तो हमारा पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो गया, 21 वाला। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इसके बाद जस्ट छोटी, कितनी है, 19। 19 से देखो 19 एकम 19, कितने बचेंगे भाई, 20 बचेंगे, हो जाएंगे, सॉरी 19 दूनी 38, एक बचेगा, 17 हो जाएंगे।
तो 17 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 17 आना चाहिए 6, ये भी ऑप्शन गलत है। 21 हो गया, 19 हो गया, अगला क्या बचा तुम्हारा 17। 17 का देखो 17 दूनी 34, कितने बचे 5, 57 हो जाएंगे, 17 थी 51, 57 से 51 कितना आएगा 6, ये ऑप्शन सही है। फिर अगला देखो यहाँ पे 17 का भाग देखो, 17 दूनी 34, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 95 हो जाएंगे। 17 चौका 68, 17 पंचे 85। दोबारा देखो भाई 17 दूनी 34, कितने बचे 9, 95 हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे, 17 पंचे 85, 10 बचेंगे, बिल्कुल सही है ये भी। यहाँ देखो 17 थी 51, कितने बचे 3 ही हो जाएंगे 32, 17 एकम 17, तो कितने बचेंगे 32 में 17 कितने आएंगे 15, 150, और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, तो 150 माइनस 136 करेंगे कितना आएगा 14। मतलब आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 17। चाहे तुम जो लास्ट बची संख्या है 15 भी देख सकते हो, लेकिन उसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, और हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि एक संख्या का 1/5 भाग के 1/4 भाग का 1/3 भाग 18 है, तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा। तो उसने उस संख्या का 3/10 पूछा है, तो 3 का गुणांक ही आंसर होगा। पहला ऑप्शन 4 और 3 7 और 2 9 हो रहा है, 8 और 1 9 ये भी हो रहा है, 1 और 1 2, ऑप्शन सी कट गया, 3 और 3 6 डी भी। मतलब हमारे 3 ऑप्शन अभी बचे, तो हमें हल करना पड़ेगा। मान लो कोई संख्या x है, तो बोल रहा है एक संख्या का 1/5 भाग, 1/5 भाग 1/5 भाग के 1/4 भाग का 1/3 भाग का 1/3 भाग कितना दिया हुआ है उसने 18। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 18 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3। ठीक है, अब देखो आंसर जो भी होगा वो 18 है, तो 9 का मल्टीपल भी होगा, 4 और 3 7 और 2 9 ये हो सकता है, 8 और 1 9 ये भी हो सकता है। ये हमारा पहले कट गया था, 3 और 3 6 ये नहीं होगा, सी और डी ऑप्शन कट गए 9 का भाग देने से। ठीक है, अब 9 का होगा और वो 5 का मल्टीपल भी होगा, मतलब कि 5 का भाग इसमें तो नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, तो हमें हल ही करना पड़ेगा। तो कितना निकालना है इसका 3/10 भाग। ऑप्शन चेक कर करके देख सकते हैं, कभी कभी आंसर इससे बैठ जाता है। 5 दूनी 10 और 2 से 2 नाम 18। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि देख लो 5 कट गया, इसलिए 5 का ऑप्शन हमें नहीं मिला। अब देखो 9 चौका कितना आएगा 36 और 3 3 9, 9 छिक्के 54। वैसे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, मतलब जो पहला जो डिजिट होगा इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा, वो सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। पहले वैसे भी 2 ऑप्शन कट चुके हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारा ए। चाहे पूरा गुणा कर लो, 9 छिक्के 54, हाँ सिर्फ 5, 9 दिए 27, 27 और 5 32, कितना आंसर आएगा 324। अगला सवाल देखो, एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए, कुल उसने कितने रन बनाए 114 रन बनाए, जिसमें से 5 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। तो भाई अगर वो 5 चौके मार रहा है तो चौके के रन कितने हो जाएंगे, 5 गुणा में 4 20 हो जाएंगे, और कितने छक्के लगा रहा है 9 छक्के, तो 9 गुणा में 6 कितने हो जाएंगे 54। तो उसने चौका छक्कों से कुल कितने रन बनाए 5 4 की 4 और 5 और 2 7, मतलब उसने 74 रन चौके छक्के से बनाए, और कुल रन कितने बनाए उसने 114 रन। तो ये पूछ रहा है उसने कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर बनाए। तो भाई उसने कुल रन कितने बनाए 114 बनाए, और जिनमें से चौके छक्के से कितने बनाए 74, मतलब कि जो उसने दौड़ के रन बनाए वो कितने बनाए 114 माइनस 74। ठीक है, इसमें से घटाएंगे 0, 11 में 7 गए तो 4। अब क्या पूछा है इसने, उसने कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर बनाए। तो इतने रन उसने दौड़ के बनाए, और कुल रन कितने थे 114 और गुणा में 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, काट लो इसे,
2 से काट लो, 2 पंजे 10, 14, 2 सत्ते 14, और इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 0 की 0। तो ऊपर कितना जाएगा, 20 गुणा में 100, 2000 बटे में 57। अब देखो बटे में 57 तो सभी में है। अब हमें ये हल नहीं करना, सिर्फ देखना है। इकाई का अंक कितना है, 0। तो देखो कैसे गुणा करते हैं इसमें। इकाई का अंक कैसे आएगा, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक कितना है, 9, 9 गुणा में 5 करेंगे, 9 पंजे 45, मतलब इकाई का अंक 45 में कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इकाई का अंक कितना चाहिए, 0 चाहिए। अगले में देखो 7 3 21, इकाई का अंक कितना आया, 1 आया, 1 गुणा में 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अगला देखो 7 पंजे 35, कितना इकाई का अंक, 5 आया, 5 गुणा 5 करेंगे, जोड़ेंगे इसको, 57 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 40। ये तो करते हैं। अगर हम भिन्न मिटाते हैं, जैसे मान लो मैं 4 से ही 3/7 की भिन्न मिटाऊँ, तो 7 चौका 28, 28 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा, 31/7। दोबारा देखो यहाँ पे 7 गुणा में 5 करेंगे, 7 पंजे 35, 35 में इकाई का अंक कितना आया, 5 आया, 5 प्लस 5 करेंगे, कितना आएगा, 10। तो 10 में इकाई का अंक कितना है, 0। ये हमें 0 ही चाहिए थी। ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि पहले हम ऑप्शन डी भी देखेंगे। 7 एकम 7, 7 ही आएगा, 7 प्लस 5 करेंगे, कितना आएगा, 12। तो 12 का एक अंक कितना है, 2। मतलब ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। ना तो डी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ सी। और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे करके ही देखेंगे। ठीक है। अगला सवाल देखो, ये सवाल ध्यान रखो, इन्हें सिर्फ बोर्ड मास BOD, इधर लिख रहा हूँ बड़े में, BODMAS। मतलब बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक को हल करो। ऑफ में का, की या के, ठीक है। डी मतलब भाग, एम मतलब गुणा, फिर ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। तो ये क्रम होता है किसी भी जिसमें सभी हों, गुणा भाग जोड़ बाकी, कोष्टक काकी के। तो सबसे पहले कोष्टक मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ उसका काकी के, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, और एस मतलब घटाव, घटाव को हल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो हमारा सवाल जो है, इसमें तुम्हें दिख रहा है 4/5 भाग 3/10 ऑफ 4/9। तो मतलब ये जो 3/10 है, ऑफ का मतलब काकी के। तो सबसे पहले इसमें कहीं तुम्हें ब्रैकेट दिख नहीं रहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑफ वाले को हल करेंगे। ठीक है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ, देखो 4/5, इसमें हम कोई फ़र्क नहीं कर रहे, भाग का भाग रहने दो। यहाँ मैं कोष्टक लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला हल करना है। तो देखो 3/10 है उसमें, और ऑफ को क्या लिख दूंगा, मैं गुणा लिख दूंगा, और बटे क्या आ जाएगा, 4/9। ठीक है। फिर माइनस, आगे देखो यहाँ पे इनमें देखो, यहाँ पहले गुणा है फिर भाग है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि गुणा से पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले हम इसे हल करेंगे। तो गुणा में माइनस के बाद कितना है, 4/5, फिर गुणा में कितना है, 9 एक भाई भिन्न है, 9 एकम 9 और 1 10/9। अब हमें भाग हल करना है, तो इसलिए इसको एक कोष्टक में लिख लो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो भाग का क्या करेंगे, अगर हम भाग को गुणा के निशान में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, या जाएगा 15/8, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस के 3 +/4 प्लस के 3/4, ये हमें काटना नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, माइनस, ये है प्लस, इसके बाद क्या है, भाग। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर प्लस माइनस को हल करेंगे। तो यहाँ माइनस के 3/4, फिर क्या है, प्लस, और वो भाग है इसलिए उसे मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, 3/4। भाग को बदलेंगे गुणा में, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, देख रहा है सबको, कोष्टक हल करेंगे,
4/5 भाग, यहाँ देखो तियान तिया 9, यहाँ इससे 4 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आएगा 2/, नीचे 5 × 15 माइनस 4/5 गुणा, यहाँ कुछ कट रहा है, तियान तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो 5 × 5 कितना आएगा 25/4 × 12 माइनस 3/4 प्लस, यहाँ देखो भाई 2 से कट गया 4 2 बार, 3/2। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, भाग है, पहले इन दोनों को हल करेंगे, तो इनको एक कोष्टक में लिख लो, 4/5 भाग का कर देंगे गुणा, तो उल्टा हो जाएगा 15/2 माइनस, अब देख सकते हैं हम भाग के बाद गुणा को हल कर सकते हैं, फिर जोड़ घटाव, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो इसको मैं यहीं पे हल कर दूँ, 5 से 5 25 और 4 × 12, तो कितना हो जाएगा 5/3 माइनस ये 3/4 प्लस के 3/2। अब यहाँ पे 5 × 15 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6/1 लिख सकते हैं, यहाँ 5/3 माइनस 3/4 प्लस के 3/2। ये मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 4 लघुत्तम कितना आएगा भाई, 4 और 3 का 12 ले लो, 12 में 2 का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, तो 1 गुणा में 12 12, 12 छिक्की 72 माइनस 3 चौका 12, 4 पंजे 20 माइनस 4 × 12 और 3 × 9 प्लस 2 छिक्की 12 और 6 × 18। अब प्लस प्लस के जोड़ दो और माइनस माइनस के जोड़ दो, 72 और 18 कितने हो जाएंगे 90 होंगे भाई, यही होंगे, 8 और 2 10, 7 और 8 9 माइनस 20 और 9 कितने हो जाएंगे 29/12, 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, ये हो जाएगा 3, 9 में से 3 गया तो 6, 61/12, ये आ गया आंसर। देखो आंसर है या नहीं है, आंसर है बिल्कुल, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, ये बोल रहा है यदि एक छात्र अपने 5 मित्रों ए बी सी डी और ई में 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1/7 के अनुपात में लड्डू वितरित करता है, तो अनुपात दे रखा है उसने 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:7, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब देखो लघुत्तम जो भी आएगा, जैसे लघुत्तम कैसे ले सकते हैं, चाहे तो जो तरीका है उससे ले लो, जैसे मान लो मैं उसी से लेकर दिखा दूँ एक बार और, 2 3 4 5 और 7, 2 का देंगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा। अब देखो अब किसी भी संख्या का एक दूसरे में भाग नहीं जा रहा, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा में 7 करेंगे, या 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 गुणा में 2 60, 60 गुणा में 7 करेंगे कितना आएगा 420, ठीक है। अब ऊपर 1 है तो सीधा 2 का भाग देंगे 420 में 210, 3 का भाग देंगे 140, 4 का भाग देंगे 105, 5 का भाग देंगे 5 40 और 5 चौका 20, 7 का भाग देंगे 7 42। ये अनुपात बन गया। अनुपात में बटे की संख्या लिखना जरूरी नहीं है। अब ये बोल रहा है हाँ, तो उसके पास लड्डुओं की कुल संख्या कितनी होगी, ये आ गया तुम्हारा भाई, ठीक है। अब हमें चाहिए कि उसके पास ये लड्डुओं का अनुपात आ गया, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, इन सब का जोड़ ही तो न्यूनतम आंसर आएगा। मतलब अगर मुझे न्यूनतम संख्या निकालनी तो इन सबको जोड़ दो, जोड़ो 4 और 5 9, 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, हासिल कितनी बची 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना आंसर आ गया 599। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसमें बोल रहा है एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए उसने
20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। मतलब अगर उसे पास होना था तो उसे 20% में 10 अंक और लाने होते तभी वो पास होती। 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई तो भाई अगर माने 20% अंक मिल गए उसे और 10 अंकों से वो फेल हो गई तो उसे 20% प्लस 10 अंक लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। दूसरे केस में बोल रहा है कि सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक थे। मतलब जो अगर मैं उसे सिर्फ पासिंग मार्क्स देख मतलब उसे पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत थी तो उसने 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन ये उससे ज़्यादा थे, कितने, 20 अंक ज़्यादा थे। मतलब कि अगर 30% में से मैं 20 घटा भी देता तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। मतलब ये हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक दिए हुए कि अगर वह 20% में 10 नंबर और ले आती तो वो भी पास हो जाती, और अगर वह 30% में से 20 नंबर कम भी लाती तो भी वो पास हो जाती। तो दोनों पासिंग मार्क्स हैं इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। 20% को लेके जाएंगे इधर तो 30% माइनस 20% कितना आएगा, 10% आ जाएगा, बराबर -20 को लाएंगे इधर तो -20 और +10 कितना हो जाएगा, 30। अब ये बोल रहा है परीक्षा के पूर्णांक, सभी ने पेपर दिए हैं, पूर्णांक हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो अगर 10% के बराबर 30 है तो 100% के बराबर क्या होगा भाई, 10% से 100% जा रहे हैं मतलब गुणा 10 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, गुणा में 10। 30 गुणा तो 300, यहाँ पर ऐसा कर लो, 10% के बराबर 30 है तो 1 के बराबर 30/10, तो 100 के बराबर 30/10 गुणा में 100। ये ऐसे देख लो, 10% से 100% हम 10 गुणा जा रहे हैं तो इधर भी कितना जाएंगे, 10 गुणा ही जाएंगे, 300। अगला सवाल, 18,000 रुपये की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन होगा। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तरीका जो हमने पिछले सेट में किया था वो ही यूज करेंगे, लेकिन इस बार इसने बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से, मतलब हर 6 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर मैं हर 6 महीने पे ब्याज दूंगा और हमें ब्याज निकालना कितने वर्ष का है, 1.5 वर्ष का, मतलब 1.5 वर्ष का मतलब कितना हो गया भाई, 12, एक वर्ष में 12 महीने, तो 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 18 महीने। या फिर ऐसे देख लो, जिसको समझ में ना आया हो, एक वर्ष में कितने माह रहते हैं, 12 माह रहते हैं, ठीक है। अब 1.5 वर्ष 1.5 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाएंगे तो 15/10 और 5 से काटेंगे 5 थी 15 और 3/में 5 दूनी 10, 3/2, तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 3/2। तो एक वर्ष के बराबर अगर 12 माह हैं तो 3/2 वर्ष के बराबर 12 गुणा में 2, 12 गुणा में 3/2, तो 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और 6 कितना जाएगा, 18 माह। या ये भी याद रखो, हर आधी वर्ष में 6 माह होते, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि उसने अब ब्याज कैसे लेनी है, हमें अर्धवार्षिक हर 6 महीने में लेनी है, और कितने कितने माह के लिए लेनी है, 1.5 वर्ष मतलब 18 माह के लिए। तो अगर मैं हर 6 माह में लूँगा तो 18 माह के लिए 3 साइकिल बनेंगी, ठीक है। 3 साइकिल बनेंगी, पहली साइकिल 6 माह की, दूसरी साइकिल 6 माह की और तीसरी साइकिल भी 6 माह की बनेगी। क्योंकि मैं इस सवाल को कौन से मेथड से करवा रहा हूँ, ट्री मेथड से करवा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ बोला उसने 10% वार्षिक ब्याज दर, लेकिन हमें क्या चाहिए, अर्धवार्षिक रूप से चाहिए। तो भाई अगर 10% वार्षिक मतलब कि 12 माह की ब्याज कितनी है, 10% है, लेकिन हमें तो अर्धवार्षिक 6 माह की ब्याज चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 10/12 गुणा में 6 कितना आ जाएगा, 5% हो जाएगा। कैसे ध्यान रख लो, 12 माह की 10%, तो ये इसका आधा है, तो 10 का परसेंट का आधा कितना आएगा, 5%। अब हमें 5% पे ही हल करना है। इसके बनाएंगे 5/100 कितना आ जाएगा, 1/20। मैंने बोला था कि जो बटे वाली संख्या है कितना है, 20 है। अब देखो यहाँ पे हमारी साइकिल कितनी बन रही हैं, 3 साइकिल बन रही हैं भाई, हर साइकिल 6 महीने की है, 18 माह तक जाना है, तो 3 साइकिल बनेंगी,
पहली 6 महीने की, दूसरी 6 महीने की और तीसरी 6 महीने की। दर कितनी हो जाएगी हमारी 5%, मतलब 1/20। तो अगर 3 साइकिल हैं तो मैं 20 की घात 3 लिखूँगा, तो 20 की घात 3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 20 गुणा में 20। कल वाले सवालों में फ़र्क क्या था, उसमें वार्षिक था या अर्धवार्षिक है, इसलिए मैं 6-6 महीने की साइकिल बना रहा हूँ। लेकिन साइकिल अभी भी कितनी बन रही है, 3 ही बन रही है। मतलब ये भी 6 माह की होगी, ये भी 6 माह की होगी और ये भी 6 माह की होगी। दर कितनी है, 1/20 गुणा में 1/20 और गुणा में 1/20। तो देख सकते हैं 20 गुणा में 20 गुणा में 20 गुणा में करेंगे 1/20, तो 1 20 से कट के 1 20, 20 गुणा 20 कितना आएगा, 400। ऐसे ही दूसरे में भी 400 और तीसरे में भी 400। ठीक है। अब देखो एक इसका यहाँ पे जाएगा, तो 400 गुणा में 1/20 कितना आएगा, 20 आएगा। और इस 400 का 400 गुणा में 20 कितना आएगा, 20 आएगा। फिर इस वाले 400 का आएगा इस 6 माह में, तो 400 गुणा में 1/20 कितना आएगा, 20 आएगा। और कौन सा रह गया, ये रह गया 20, तो 20 गुणा में 1/20 कितना आएगा, 1। अगर हमें मिश्र धन, इसमें मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले ब्याज निकालेंगे। 400 और 400 800 और 400 1200, 20 20 40 और 20 60 और 1 61, तो 1200 और 61 कितने जाएंगे, 1261। ये तो क्या हो गई हमारी, क्या हो जाएगी, ये ब्याज हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिश्र धन। इसमें पूछा है मिश्र धन होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा मूलधन कितना है, 20 गुणा में 20 गुणा में 20, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8000 ये मूलधन है। इस मूलधन के बराबर उसने मूलधन कितना दे रखा है, 18,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं निकालूँ 1 के बराबर, तो कितना आ जाएगा, 18,000 बटे में 8,000, 3 जीरो से गई 3 जीरो, 18 बटे में 8 करेंगे, 2 नाम 18 और 2 चौके 8। अब इसने पूछा है मिश्र धन कितना होगा, तो भाई मूलधन कितना था, 8,000 था, ब्याज कितनी है, 1261, तो 8,000 और 1261 कितना हो जाएंगे, जोड़ दो इन दोनों को, 8,000 1261, 6 2 9, ठीक है। ये होगा तुम्हारा मिश्र धन। तो देखो यहाँ पे मिश्र धन जो है वो 9 का गुणांक है, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 9 18, 9 का गुणांक है। आंसर हमारा 9 का गुणांक होगा। छोड़ के देख लो, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 3 21, या जब भी 9 आ जाए तो उसे काट दो, 7 और 2 9 कट गया, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, ये आंसर हो सकता है। अगला देखो, 3 और 2 5, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 5 27, ये भी आंसर हो सकता है। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 2 22 और 5 27, ये भी हो सकता है। 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 2 22, 22 और 2 27, तो सभी 9 के मल्टीपल हैं, आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें हल ही करना पड़ेगा। 1 के बराबर कितना आ गया, 9 बटे में 4, हमें क्या चाहिए, 9 से ही वो 9,261 के बराबर। तो अगर 1 के बराबर इतना है तो 9,261 के बराबर हमें निकालना है। तो 9 बटे में 4 गुणा में 9 2 6 1, ठीक है। 9 का गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23, हासिल 2, 9 नाम 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा, 83, और बटे में कितना है भाई, 4। भाग दे लो आराम से, 4 दूनी 8, 3 में भाग नहीं जाएगा, 0 आएगी, 33, 4 अट्ठे 32, ठीक है। वैसे दिख गया 208 आती, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला ऑप्शन, जहाँ पे से पूरा भाग ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, इन सवालों की बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ये सवाल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये भाई लास्ट में वीडियो बंद हो गया था, एक बार देखो लास्ट का सवाल जो है। एक परिवार में दादा दादी मान लो दादा दादी का औसत आयु कितनी दी है उसने, 69 वर्ष। तो मैं मान रहा हूँ कि दादा दादी क्या है, A+B, इनकी औसत आयु दी है उसने 69 वर्ष, तो A+B बटे में 2, भाई औसत क्या होगा,
दोनों का योग बटे में संख्या कितनी है, 2 लोग हैं, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 2 गुणा 69 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 छक्के 12 और 3 18। फिर ये बोल रहा है माता पिता की औसत आयु, माता पिता को मान लो c प्लस डी मान लो बटे में 2। इसकी औसत आयु कितनी दी है उसने, 39 वर्ष। तो यहाँ से भी c प्लस डी बराबर 2 नाम 18 और 2 3 6 और 1 7। और बोल रहा है लास्ट में पोता पोती की औसत आयु, ये क्या मान लिए मैंने, ई और एफ मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं इनको आप। औसत आयु निकालेंगे तो भाग 2 का देंगे, बराबर कितना दिया है 9। तो ई प्लस एफ कितना आ जाएगा, 2 नाम 18। अब बोल रहा है पूरे परिवार की औसत आयु, तो पूरे परिवार में क्या होंगे, ए प्लस बी भी होगा, सी प्लस डी भी होगा और ई प्लस एफ भी होगा। तो इन सब की औसत आयु मतलब इन सभी का योग करेंगे। भाई ए प्लस बी की कितनी है 138, प्लस सी प्लस डी की कितनी है 78 और ई प्लस एफ की कितनी है 18। इनका योग कर दिया बटे में संख्या, कितने लोग हैं ये, भाई टोटल 6 लोग हैं, तो 6 का भाग दे देंगे। 8 और 8 16, 16 और 8 24, हासिल 2, 2 और 1 3, 7 3 10, 10 और 3 13, हासिल 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 बटे में 6, 6 से काटो, 6 3 18, 5 बचे 54, 6 9 54, कितना आंसर आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर बी। ये आप लास्ट में एक बार पूरे पेपर को देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये इसका इधर वाला भाग है जहाँ से सवाल शुरू हुए थे। ये तुम्हारा सेट 2 था। हमने देखा सेट 1 और सेट 2 के सवालों में काफ़ी समानता थी। जैसे कि पिछले वाले सेट में भी ये मोड आपके मेंसुरेशन वाले सवाल हैं वो लगभग 2 या 3 ही थे, इसमें भी 2 हैं। ऐसे ही CISI वाले सवाल भी 2-3 थे, यहाँ भी वो सेम ही हैं और उसी तरीके के सवाल हैं लगभग। थोड़े टाइप बदलते चले जाएंगे तो प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होगा कि हम सभी टाइप पे कमांड कर पाएंगे। मतलब पिछली बार आपके पेपर कैसा आया था वो आप समझ पाओगे। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।